देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं समतल में गति, ठीक है। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग कर रहे हैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जिन बच्चों ने थ्योरेटिकल जो वीडियोस हैं, इस पार्ट के जो थ्योरेटिकल वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे से नहीं पता होगा आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। और न्यूमेरिकल पे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी न्यूमेरिकल्स को घर जाके सॉल्व करिए। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे और न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, उनको भी आप लोग खुद से सॉल्व करिए। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स बच जाएंगे उनकी विद सॉल्यूशन आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधा गया है। एक कोई धागा है जिसकी आपको लेंथ गिवन है और उसके एक सिरे के ऊपर पत्थर बांधा है और इसे किसी एक समान चाल के साथ किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है, ठीक है। किसी क्षैतिज वृत्त में इसको घुमाया जा रहा है। यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है, मतलब हमने काउंट किया कि पत्थर को जब हमने घुमाया ना तो 25 सेकंड में इसने 14 चक्कर लगा लिए, तो पत्थर के जो भी पत्थर है उसका त्वरण जो होगा उसका क्या तो परिमाण होगा और उसकी क्या दिशा होगी, आपको ये बताना है। ओके, चलिए करते हैं। क्वेश्चन आसान है। देखो, आपको धागे की लंबाई गिवन है कितनी, 80 सेंटीमीटर। हम जानते हैं जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है पहले तो सारी जो भी आपको दिया हुआ है वैल्यूज़ वगैरह जो भी है उन सबको एक ही पद्धति में लेके आओ। सेंटीमीटर में है तो हम इसको मीटर में ले आते हैं। अब तो आप लोगों को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना आ गया होगा, तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। चलिए, क्रांतियों की संख्या यानी कि चक्रों की संख्या उसने दे रखी है कितनी, 14, और समय कितना ले रहा है, 14 चक्कर लगाने में ये 25 सेकंड ले रहा है। अब देखो, आप इसको घुमा रहे हो, एक वृत्त में घुमा रहे हो, तो बताइए यहाँ पर कोणीय वेग आएगा नहीं आएगा। और जब कोणीय वेग आएगा तो हम यहाँ पर जो त्वरण लेंगे वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल त्वरण। AC की बात करेंगे ना, और AC कितना होता है, ω²R। अब देखो, उसने आपको यहाँ पे ये नहीं बोला कि अभिकेंद्रीय त्वरण बताइए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। उसने ये बोला कि त्वरण का परिमाण बताइए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा त्वरण निकालना है। भाई, क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा, तो कौन सा त्वरण होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण होगा नहीं होगा। अब आप जानते हो, मैंने पढ़ाया भी आपको कि अभिकेंद्रीय जो त्वरण होता है वो ω² होता है, जहाँ ω होता है हमारा कोणीय वेग और R होती है त्रिज्या। जिस सर्किल पे आप बात कर रहे हो उस सर्किल की त्रिज्या। तो अब देखो, आप पत्थर को पकड़ के ऐसे घुमा रहे हो, धागे को आपने घुमाया, तो अब बताओ इसकी जो लेंथ होगी, बताओ वही इसकी रेडियस होगी नहीं होगी, होगी ना। भाई, आप यहाँ से पकड़ रखा है आपने एक सिरा, यहाँ पत्थर बंदा आप घुमा रहे हो, तो बताओ इसकी जो लेंथ होगी वही इसकी रेडियस होगी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है होगी। तो चलिए, रेडियस तो हमें पता चल गई। अब आते हैं ओमेगा पे। ओमेगा होता है कोणीय वेग, होता है ना। वैसे तो कोणीय वेग क्या होता है बताया मैंने आपको, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। लेकिन आपको यहाँ पे कोई विस्थापन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। उसने क्या दिया है, उसने ये दिया है कि ये जो पत्थर है जिसको आप घुमा रहे हो ये 25 सेकंड में 14 चक्कर लगा रहा है। अब बताओ आपको क्या गिवन है, इनडायरेक्टली आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है आवर्ती, आपको आवर्ती न्यू गिवन है। क्योंकि आवर्ती क्या होती है, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। और हम जानते हैं कि अगर हमें आवर्ती पता चल जाए तो कोणीय वेग आवर्ती के पदों में कितना होता है, 2π न्यू। ये न्यू है, वी नहीं है, न्यू। देखो, ये न्यू होता है, इस सिंबल को कहते हैं न्यू। बहुत बार हम लोग वी लिख देते हैं स्मॉल इस तरह से, लेकिन इसी को अगर आप थोड़ा सा टर्न कर दो इधर से तो ये हो जाता है न्यू। और इसे फिजिक्स में हम लोग आवर्ती के रूप में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर करते हैं ना। तो ओमेगा होता है 2π न्यू, होता है ना। अब हमें आवर्ती कैसे पता पड़ेगी, उसने 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रखे हैं, आपको ये तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसने ये दिया हुआ है कि ये जो है 14 चक्कर लगाता है 25 सेकंड में। तो बताओ, आप 1 सेकंड में चक्कर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। कितने हो जाएंगे, 14/25। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है ना, हर्ट्ज बताया ये सब मैंने। चलिए, तो जब हमें आवर्ती मिल गई तो ओमेगा निकाल लीजिए, कितना होता है, 2π न्यू। पाई कितना होता है बताया है मैंने, या तो आप 22/7 यूज़ करिए या फिर 3.14, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सा इजी लगता है वो यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 88/25 और कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ये सब चीज़ें हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। बस जब कोणीय वेग मिल गया तो कोणीय त्वरण क्या हो गया, ओमेगा² आर को हमने ऑलरेडी चेंज कर लिया था MKS में, क्योंकि ये MKS मात्रक है ये, इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया। तो ये आ गया 9.91 और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो वो भी कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट आपको हमेशा लिखनी है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, ओके बच्चों, वरना ऐसा समझ लेना आपका आधा नंबर तो कट जाएगा। तो हम आधा नंबर भी क्यों कटवाए, आधा नंबर से भी मान लो 5 न्यूमेरिकल आते हैं, उनमें से 3 में आपने यूनिट नहीं लिखी, 1.5 नंबर तो आपके वैसे ही कट गए, सिर्फ आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। हमेशा चाहे रफ कॉपी में काम करो, चाहे फेयर में करो, चाहे आप कोई भी टेस्ट वगैरह कुछ भी देते हो, हमेशा यूनिट लिखो। बहुत बार पता है क्या होता है, हम लोग रफ कॉपी में सॉल्व करते हैं ना, तो हम यूनिट वगैरह नहीं लिखते हैं कि भाई हमें पता है, फिर हमारी वैसी ही हैबिट बन जाती है, जैसा हम लोग करते हैं ना हमारी वैसी हैबिट बन जाती है, फिर यही गलती हम मैन एग्जाम में करते हैं। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। किसी कण की स्थिति, यानी कि आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, इसके ऊपर वेक्टर भी लगाइए क्योंकि IJK की फॉर्म में ही है, ओके। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो आप लोगों को अब तक पता चल गई होगी। बहुत बार हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक अगर हो जाए और आप लोग इतने समझदार अब तक हो चुके हो, इतना कुछ थोड़ा बहुत तो फिजिक्स में जान ही गए हो, तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स को आप खुद भी सही कर सकते हो। बहुत बार होता है कि मेरा भी ध्यान नहीं होता है, मैं आपको समझाने में लग जाती हूँ और छोटी छोटी चीज़ों पर मेरा भी ध्यान नहीं जाता है, तो ये कोई बिग इशू नहीं है, आप लोग खुद से भी उसको कर सकते हो। ये आपको मीटर में गिवन है, ओके। जहाँ T, ये जो T है वो आपको सेकंड में दिया हुआ है, तथा सभी गुणकों के मात्रक इस प्रकार से है कि R जो है वो मीटर में आए, ओके। अब वो क्या पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला तो ये कि ये जो भी पार्टिकल है जिसका हमें पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश दिया हुआ है, उसका वेग बताइए और उसको त्वरण बताइए, आपको V और A निकालना है। चलिए दूसरा, इसी का ही दूसरा पार्ट है कि T बराबर 2 सेकेंड, 2.0 मतलब 2 सेकेंड पर कण के वेग का परिमाण भी बताइए और इसकी दिशा भी बताइए। चलिए, और सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि T बराबर 2 सेकेंड में कण के वेग की वहवहता और दिशा बताइए। एक्चुअली ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है यहाँ पे, ओके। तो ये 2 ही पार्ट है इसके, यही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो आपको क्या निकालना है, पहले तो निकालना है वेग, देन निकालना है एक्सेलरेशन। पहले ये दोनों चीज़ निकालनी है, फिर वो बोल रहे हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितने वेग का परिमाण होगा वो निकालना है और उसकी दिशा क्या होगी आपको वो निकालना है। बहुत इजी है, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब भी हमको पोजीशन वेक्टर गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें वेग निकालना है तो जो वेग होता है ये v है, ये न्यू नहीं है, v है। तो v होता है dr/dt। भाई हम अगर x लेके चलते थे पोजीशन वेक्टर तो हम क्या लिखते थे, dx/dt। r है तो dr/dt, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर ही तो वेग होता है, और विस्थापन यानी सदिश एक तरह से। तो v हो गया dr/dt। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अवकलन नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को इतना इजी होते हुए भी सॉल्व नहीं कर सकते हो, ओके। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाया है जो आपकी फिजिक्स के लिए तो नेसेसरी है, बाकी 12th में आप लोग जाएंगे जब 12th में तो वहाँ आप लोग बहुत डिटेल से उसको स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स में। चलिए, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना अगर किसी को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो। dr/dt, r कितना है रख दीजिए, इतना है 3ti कैप माइनस 2t² j कैप प्लस 4k कैप। अब देखो ये पॉइंट 0 है तो आप इसको सिंपल भी लिख सकते हो 3ti कैप। भाई ये थोड़ा सा अटपटा सा लग जाता है ना हमें, आगे अगर पॉइंट 1 होता जब तो हमें समझ में भी आता, पॉइंट के आगे अगर 0 है तो हम उसको हटा भी सकते हैं। ऐसे ये 2t² j कैप और ये 4k कैप हो गया। अब आपको इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x की घात n कितना होता है, n x की घात n माइनस 1। x की घात n का x के रेस्पेक्ट में, देखो अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x, तो उसके रेस्पेक्ट में होता है n को बाहर ले आओ, जो भी पावर होती है उसको बाहर ले आओ और फिर x की पावर हो जाएगी n माइनस 1। ये फॉर्मूला है, बस तो कर लीजिए। पहले करिए, देखो
डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि जो भी कांस्टेंट राशियाँ होती है ये इनको अपने से बाहर निकाल देता है। तो कैसे करेंगे इसको? 3 को मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचा पहली टर्म में? d/dt, t और i कैप भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो दिशा को बता रहे एकांक सदिश है, तो ऐसा कुछ है नहीं। अब t का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा? t का जब हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। ये फॉर्मूला लगाइए, t की पावर कितनी है? 1। अब देखो इसका कैसे करेंगे, पावर 1 को बाहर ले लिया, t की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू टी की पावर 0, और t की पावर 0 कितना होता है? 1। तो इस पूरे का मान कितना आ गया? 1। तो ये ओनली कितना आ गया? 3i कैप आ गया। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर बीच में प्लस माइनस है ना तो आप अलग अलग लगा सकते हो। तो अब इसका करिए, 2t² j कैप का, 2t² j कैप का करेंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तो बताइए क्या होगा? 2t² j कैप, 2t² j कैप का आपको करना है d/dt। तो 2j कैप को बाहर ले लिया, d/dt, और ये कितना हो गया? t²। लगाइए आपका फॉर्मूला, पावर कितनी है? 2, तो ये आ गया 2j कैप तो था ही, 2 पावर बाहर आ गई, और t की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1। तो ये आ गया 2 2 जा 4, 4j कैप, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर t की कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो बस हमारा बताइए कितना आ गया? तो हमारा जो वेग है वो कितना आ गया? 3i कैप माइनस 4t j कैप। आया नहीं आया? और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि i और j के पदों में निकला है, तो वेक्टर तो आपको लगाना ही है, वरना यहाँ भी नंबर कट जाता है। चलिए, तो बताइए v में कोई प्रॉब्लम आई आपको निकालने में? अब जब आपको v में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो फिर ये बताइए a निकालना तो और भी आसान है या नहीं? ऑब्वियस सी बात है। v का अगर t के रेस्पेक्ट में, एक बार v का अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें a मिल जाता है। कर दीजिए, जब v मिल गया तो कर दीजिए 3i कैप, यहाँ t की कोई टर्म नहीं, 0, यहाँ पर 4t और आएगा, ये देखो t और है तो यहाँ मिसिंग है, आप लगा लेना। 4j कैप बाहर निकल गया, t का t के रेस्पेक्ट में हो गया 1 माइनस एज इट इज़, तो a आ गया, ये t नहीं आएगा यहाँ पे, अब a आ गया हमारा माइनस का 4j कैप। ओके, ये t थोड़ी आएगा, t का t के साथ हो गया 1, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ t आएगा, यहाँ नहीं आएगा। और अगर आपने ये तो निकाला v से, हम a को चाहें तो हम a को d2r/dt2 भी कर सकते हैं। बात तो वही पड़ेगी, r का 2 बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तब भी आपको a मिल जाएगा। ओके, तो इजी था ना। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब हमारे पास में वेग आ चुका है, कितना है हमारा वेग? वेग हमारा है 3i कैप माइनस 4t j कैप। अब वो बोल रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पर इसका परिमाण और इसकी दिशा बताइए। चलिए, परिमाण कैसे निकालते हैं? हमने वेक्टर वगैरह पढ़ लिए हैं, हमें पता है i कैप का जो भी कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर प्लस j कैप का जो होता है उसका स्क्वायर, और फिर इनको ऐड करके अंडर रूट ले लीजिए। तो i कैप का कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 8, विथ साइन लेना है, माइनस 8 थोड़ी आएगा, माइनस 4। ओके, माइनस 4 का 4.0 का स्क्वायर। अब देखिए, और इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो बताइए ये कितना आ गया? ये आ गया अंडर रूट 3 का हो गया 9, और इसका कितना हो गया? इसका हो गया 16। ओके, तो ये कितना आ गया? अब आपको सॉरी t बराबर 2 भी तो रखिए, पहले देखो यहाँ पर एक t का फैक्टर है या नहीं है? तो हमें t बराबर 2 पे वेग का परिमाण निकालना है, t बराबर 2 पे निकालना है ना, तो इसलिए 8 आया था। ये 8 इसलिए आया था कि इसको क्या किया था, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई किया था। तो देखो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बचा, यानी कि अब हमारे पास में v कितना आ गया? t बराबर 2 पे 3i कैप माइनस 8j कैप, ये आ गया। हमने t बराबर 2 रख दिया है, 2 सेकेंड, यहाँ तो t था नहीं, तो ये तो एज इट इज ये। अब निकालिए आप इसका मैग्नीट्यूड, तो कैसे होगा? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा अंडर रूट 73, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो 8.54, और मात्रक तो आपको लिखना ही है मीटर पर सेकंड। और देखिए यहाँ भी मात्रक लिखना है, यहाँ भी आप लोग गलती मत करिएगा, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मात्रक आपको हर जगह लिखना है, तो यहाँ भी लिखिए, इसका मात्रक क्या है? मीटर।
ओके बच्चों, तो ये आ गया हमारे वेग का परिमाण t बराबर 2 सेकंड पे। अब वो बोल रहा है इसकी दिशा भी बताइए, तो दिशा क्या होती है, tan थीटा, जो क्या होती है v y बटे वी एक्स होती है, नहीं होती है, सब v कर लेना, ये न्यू बना रखा है, v कर लेना। तो थीटा आ गया tan इनवर्स, tan को हम इधर ले गए, वी वाई बटे वी एक्स। वी वाई क्या होता है, जे कैप का जो कॉम्पोनेंट होता है वो होता है वी वाई, और वी एक्स क्या होता है, आई कैप की डायरेक्शन में जो वेग का घटक होता है वह। तो कितना है माइनस, देखो t बराबर 2 सेकंड पे देखो कितना है -8, तो -8, और ये कितना है 3, तो ये आ गया माइनस। आपको tan की एक प्रॉपर्टी और पता है कि tan जो होता है वो माइनस को अपने से बाहर निकाल देता है, कॉस और जो sec होता है वो तो माइनस को खा जाते हैं, हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ये, और बाकी जो होता है वो माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो इसलिए ये माइनस आ गया बाहर, tan इनवर्स। अब ये आप नहीं सॉल्व कर सकते ना, इसको तो कर लेना। अब tan इनवर्स ये कितना होगा आपको नहीं पता, आप इसको यहाँ तक ही छोड़ के आ सकते हैं, ये तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताया गया है, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेटर थोड़ी मिलेगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ओके, और ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि वेग की जो दिशा है वो एक्स से नीचे की ओर है। तो क्वेश्चन ईजी था ना, बस यहाँ पर आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी थी कि उसने t बराबर 2 सेकंड पे पूछा है, तो पहले आपको t बराबर 2 सेकंड यहाँ पुट करना था, उसके बाद ही v और थीटा निकालना था, मोड v और थीटा आपको निकालना था। मात्रक आपको सब जगह लिखने हैं, मात्रक को लिखने में कभी कंजूसी मत करना, वरना एग्जाम में नंबर की कंजूसी हो जाएगी। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई लड़ाकू जहाज, ये 1.5 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पे 2 किलोमीटर है, आप लोग करेक्शन कर लेना, की ऊंचाई पर 720 किलोमीटर पर ओवर की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। मतलब कोई जहाज उड़ रहा है क्षैतिज दिशा में, जिसकी चाल आपको गिवन है 720 पर किलोमीटर, और इसकी अर्थ से ऊंचाई कितनी है 2 किलोमीटर। ओके, चलिए अब वो ये कह रहा है कि किसी वायुयान भेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजर रहा है, कोई वायुयान भेदी तोप गुजर रही है, उसके ठीक ऊपर से ये आपका जहाज गुजर रहा है। अब ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण होगा, यानी कि ये जो कोण है, यानी कि ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है कि ये तोप है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर है, तो ये कितने एंगल पर है कि अगर इस तोप से कोई गोला दागा जाए और उस गोले की आपको चाल गिवन है 600 मीटर पर सेकेंड, तो वो वायुयान पर वार कर सके, तो वो थीटा निकालना है, पहला क्वेश्चन। तो दूसरा, वायुयान के चालक को किस न्यूनतम ऊंचाई पर जहाज को उड़ाना चाहिए। अब वो बोल रहा है कि किस न्यूनतम ऊंचाई पर वो जहाज को उड़ाए कि जिससे गोला लगने से वो बच सके, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि वो जो गोला है वो उसको ना लगे। चलिए, और जी आपको बोल रहा है कि आप tan यूज़ करके चलिए, वैसे तो 9.8 होता है, आप लोग tan भी अपनी सुविधा के साथ में यूज़ कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया, ये हमारा जहाज उड़ रहा है, ये तोप है, ये एंगल है थीटा, चलिए, और ये है ऊंचाई अर्थ से। अब देखो हमें दे रखा है हेलीकॉप्टर की चाल 720 किलोमीटर पर ओवर। पहले तो आप इसको MKS में चेंज करिए, कैसे करते हैं मैं बता देती हूँ, वैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ। किलोमीटर का होता है 1000 मीटर, और ओवर में होता है 3600 सेकेंड, होते हैं ना, बताओ मीटर पर सेकेंड में आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये आ गया 7200 बटे 36 मीटर पर सेकेंड, और जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा 200 मीटर पर सेकेंड। तो कितना है 200 मीटर पर सेकेंड, तो ये रहा। जिस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है 2 किलोमीटर, इसको भी चेंज कर लीजिए, 2000 मीटर हो गया। चलिए, अब वो बोल रहा है कि हमने मान लिया कि ये थीटा एंगल बना रहा है, तो पहले तो इस थीटा की वैल्यू निकालिए। अब देखो ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो हमें जो ये है ये एक तरह से ऐसे दिखेगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की भांति हमको दिखेगा ना। जब समकोण त्रिभुज की भांति हमको दिखेगा तो बताओ हमें क्या निकालना है, थीटा। अब आप जानते हो वो एक आड़ू फॉर्मूला पढ़ा है आपने, LAL/KKA, जिसमें ये होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है tan। अब देखो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब, और फिर ये बची हुई क्या हो गई हमारी आधार। भाई समकोण त्रिभुज में 3 ही तो चीज़ें होती है, लंब, आधार और कर्ण। तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण। लंब पता है हमें क्या है 200 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है कर्ण है हमारा 600 मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड वैसे कट जाएगा। और वैसे भी हमें पता है कि ये एंगल जो होता है वो ये आएगा साइन थीटा, ये कोई एक वैल्यू आएगी जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये आ गया, जब आपने काटा तो 1/3, तो थीटा कितना आ गया साइन इनवर्स 1/3। अब आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते तो आप यहाँ तक छोड़ दीजिए।
तो ये तो हमें मिल गया एंगल। अब वो बोल रहा है कि वो ऊंचाई बताइए जिससे जो गोला दागा जा रहा है वो इस वायुयान पर वार ना कर सके। तो हमने मान लिया कि हमारी h वो ऊंचाई है, वहाँ पर ये हमारी मैक्सिमम हाइट होगी, मिनिमम हाइट नहीं है, मैक्सिमम, कि भाई इतनी ऊंचाई पर उसको उड़ाना चाहिए जिससे वो जो भी गोला दागा जा रहा है वो उसके ऊपर वार ना कर सके। अब आपको h निकालना है। अब आपको h निकालना है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अधिकतम ऊंचाई के ऊपर हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है ना। तो हम लगाएंगे हमारी गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। u को मैं इधर ले आई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब h होगा, s बराबर जब h होगा तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ये हम जानते हैं। चलिए अब आपको चाहिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हम भाई अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो हमें ऊर्ध्वाधर में चाहिए। तो हम निकालेंगे कितनी, ये देखो इस 600 का ये वाला घटक कितना होगा, जैसे ये एंगल थीटा है और ये 600 है तो इसका ये वाला घटक होगा 600 cos थीटा। और बताओ यही इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी नहीं होगी, होगी ना, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो ये आ गया 600 cos थीटा और इसका स्क्वायर बराबर 2 × 10 × h। ठीक है, अब h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया 600 × 600 cos स्क्वायर थीटा, खोल दिया ब्रैकेट को, तो 600 × 600 हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू पता है वैसे तो, लेकिन हम इसको तो अपने हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकते बिना कैलकुलेटर। तो आपको पता है कि अगर आपको साइन पता हो तो कॉस भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से बस कॉस की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे रख दी, बटे 10 × 20 और ये आ गया मेरा h। ठीक है, अब देखिए, और ये a g लिया है हमने, a बराबर तो g होगा भाई, गुरुत्वीय एक्सेलरेशन, और नेगेटिव में g लिया है, क्यों, क्योंकि g लगता है नीचे की तरफ और हम ऊपर जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव लिया। तो नेगेटिव से नेगेटिव ये कट जाएगा और हमारे पास में h निकल के आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 16 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारी इतनी अधिकतम ऊंचाई जिसके ऊपर इसको चलना चाहिए ताकि जो भी गोला इसको दागे वो इसके ऊपर वार ना कर पाए। ओके बच्चों, तो मतलब क्वेश्चन होते ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है और ये पता होना चाहिए कि हमें किस जगह क्या यूज़ करना है। अगर आपने राइट टाइम पे राइट दिमाग यूज़ कर लिया ना, वो कहते हैं ना सही टाइम पे सही वार लग गया तो निशाना भी सही लगेगा ना, तो बस वही चीज़ होनी चाहिए। और वो चीज़ है ना बच्चों, रटने से नहीं आएगी। जब तक आप लोग क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं रखेंगे आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि हमें किस जगह क्या यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते रहिए, पीछे के चैप्टर्स को रिपीट करते रहिए। ऐसा नहीं कि 4th चैप्टर पढ़ रहे तो बस 4th में ही चल रहे हैं, पीछे के चैप्टर को भी एक बार नज़र डालिए, उनके क्वेश्चंस करते रहिए। ओके बच्चों, तो इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम अपना नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।